हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ उन फैक्टर्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जिनकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। वैसे तो आप बहुत मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप बहुत से वीडियोस देखते होंगे, आर्टिकल्स पढ़ते होंगे जो बताते हैं आपको कि किस तरह से क्या चीज़ें खाकर या क्या करके आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन इम्यूनिटी को बूस्ट करने से ज़्यादा उन फैक्टर्स को कंसिडर करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा क्या हम कर रहे होते हैं या क्या खा रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी होती है वो सिक फील करती है और हमें बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस, कोल्ड, फ्लू, स्टमक इन्फेक्शंस, इस तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें डिस्टर्ब करी है उसमें सबसे पहले मैंने इंक्लूड किया है आपका जो स्लीप, जो आपकी नींद होती है उसको। जब आपकी नींद डिस्टर्ब्ड होती है, आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, तो हाँ, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आपके इंटेस्टाइन्स का जो प्रोसेस होता है वर्क करने का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और आप अक्सर देखते भी होंगे जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती है उस दिन आपको या तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है या आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इस तरह की दिक्कतें आपको होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो डायरेक्ट हिट होती है और वो आप बीमार पड़ने लगते हैं। तो आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं या आप बहुत ज़्यादा शिवरिंग होना, ठंड लगना और बहुत जल्दी जल्दी आपको गर्मी लगने लगती है। तो इस तरह से इस मतलब बेसिकली आपका इम्यूनिटी जो होती है वो हिट होती है और आपकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है और आप बीमार पड़ने लगते हैं। तो एक 6 से 8 घंटे की नींद का होना बहुत ज़रूरी होती है। आप 6 से 8 घंटे की नींद, ऐसा नहीं कि आप बीच-बीच में उठकर पानी पी रहे हैं या वॉशरूम जा रहे हैं या कुछ आपको आँख खुल गई तो आप बैठ के कुछ काम करने लगे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक पैटर्न होना चाहिए अनडिस्टर्ब्ड और अनइंटरप्टेड स्लीप का, कि आपको 6 से 8 घंटे तक एक अनइंटरप्टेड स्लीप आपने लेनी है। मैं यहाँ वो जो आप 2 घंटे शाम को सो लिए, 2 घंटे खाना खाने के बाद सो लिए, मैं उस नींद की बात नहीं कर रही हूँ। वो सिर्फ़ एक पावर नैप होती है। वो आपकी बॉडी को एक तरह से रिचार्ज करने का काम करती है। लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक लॉन्ग स्लीप पैटर्न जो आपका 6 से 8 घंटे का रात का होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद, आपको अनइंटरप्टेड नींद जो होती है वो आपको लेनी चाहिए। अब बारी आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो एक हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो कॉर्टिसोल के साथ जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन हार्मोन्स जो होते हैं, ये भी स्ट्रेस हार्मोन्स की तरह वर्क करते हैं। अगर ये हार्मोन्स एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में, तो आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होने लगती है, मेटाबॉलिज्म आपका इफेक्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपका इफेक्ट हो जाता है और बाकी जो हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं इन तीनों हार्मोन्स के बढ़ने से। तो इनको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? मेडिटेशन, योगा और आप कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपनी हॉबीज़ पूरी कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ जो मैंने इंक्लूड करी है वो है आपके जो रिफ़ाइंड फूड्स होते हैं। जो आपके रिफ़ाइंड फूड्स के अंतर्गत मैंने आपके रिफ़ाइंड ऑयल्स, आपके रिफ़ाइंड शुगर्स और आपके रिफ़ाइंड सीरियल्स। रिफ़ाइंड सीरियल्स की बात करें तो जो भी आपकी मैदा से बनी हुई चीज़ें होती हैं, मैंने उनको इंक्लूड किया है। जो मैदा होती है, जो आपकी नूडल्स, पास्ता, समोसा, मछली, जो इस तरह की सब चीज़ें होती हैं वो सब आपकी मैदा से ही बनती हैं। जो मैदा होती है वो खाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें फ़ाइबर बिल्कुल नहीं होता है। वो एक सिंपल शुगर की तरह काम करती है और जिसको पचाने के लिए, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो और मैदा वाली चीज़ें खाने से आपकी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो एकदम से राइज़ हो जाता है ना। तो आपको मैदा वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आप मैदा से रिलेटेड वाली कोई चीज़ बनी हुई खा रहे हैं, नूडल्स, पास्ता, मैगी, आप इस तरह की चीज़ें कुछ खा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसके साथ में फ़ाइबर का कुछ
ज़रूर कॉम्बिनेशन बनाएं, या तो आप उसके साथ में आप बहुत सारी रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आपके डेली डाइट में होने चाहिए, जिससे आपको उसको डाइजेस्ट करने में आसानी हो और आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे। जो भी आपकी प्रोसेस्ड फूड्स जो भी होते हैं वो भी आपका यही काम करते हैं, आपको उनको उनमें सिंपल शुगर्स होती हैं और उनको पचाने के लिए आपको बहुत मेहनत करती है और वो जल्दी जल्दी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपने इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। अब बारी आती है रिफाइंड शुगर्स की। रिफाइंड शुगर में मैं बात कर रही हूँ यहाँ वाइट शुगर जो आपकी होती है उसकी बात करें, जो केमिकल प्रोसेस से बनाई जाती है, आपको उसको नहीं सेवन करना चाहिए। अब बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम उसको बिल्कुल अपने डाइट से निकाल दें, नहीं हो पाता है तो आप उसको कम कर सकते हैं। उसकी जगह आप उस जगह पर आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैगरी जिसको हम कहते हैं, गुड़ की शक्कर आती है, गुड़ जो होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पाम शुगर यूज़ कर सकते हैं, डेट शुगर यूज़ कर सकते हैं, जो हेल्दी ऑप्शंस हैं मीठे के आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपके रेजिन्स हैं, डेट्स हैं, आप अपनी स्वीट टूथ को कम करने के लिए इस तरह की चीज़ों को खा सकते हैं। जो शुगर डेंस फ्रूट्स होते हैं, आप जैसे चीकू है, आपका सैपोडिला जिसको हम कहते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो खा सकते हैं। मैंगो स्लाइसेस आप खा सकते हैं अपने स्वीट टूथ को कम करने के लिए, और थोड़ा हेल्दी ऑप्शन की तरफ हमें जाना पड़ता है अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए। और जो आपकी वाइट शुगर होती है उसमें जो होते हैं सिंपल शुगर्स होते हैं, एक तो वो केमिकली प्रोसेस से बनी हुई होती है, पहली चीज़ तो वही गलत हो जाती है कि हमारी बॉडी को डायरेक्ट इफेक्ट कर रही होती है। दूसरा क्या है कि उसको पचाने के लिए उस जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उससे जो होता है बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रमोट होती है हमारे गट के अंदर, और जो गुड बैक्टीरिया होती है उनकी ग्रोथ जो होती है वो हिंडर हो जाती है, वो उसको सप्रेस करने लगता है। तो वाइट शुगर का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होना चाहिए। अब बारी आती है रिफाइंड ऑयल्स की। रिफाइंड ऑयल्स जो आपके होते हैं, जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उनके अंदर एक तो ओमेगा फैट्स नहीं होते हैं, वो केमिकल प्रोसेस से बनाए गए होते हैं। दूसरा, उसके अंदर जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, वो उसके अंदर नहीं होते हैं, वो एडिशनली उनके अंदर डाले जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मीडियम नहीं है उनको लेने का। तो आप रिफाइंड ऑयल्स की जगह आप जो आपके ओमेगा फैट्स ऑयल रिच ऑयल्स जो होते हैं, जो आप सरसों का तेल आप ले सकते हैं, और आप ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं जो बात कर रही हूँ, मैं कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल्स की बात कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स आपके आते हैं उनकी बात कर रही हूँ। आप कोल्ड कंप्रेस्ड कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो होता है, कोकोनट जो होता है वो मीडियम चेन फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा फूड सोर्स होता है, तो आप उसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो कोल्ड कंप्रेस्ड तरीके से बनाए गए हुए हों, उनके अंदर किसी तरह का केमिकली प्रोसेस नहीं होना चाहिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ इनके अंदर नेचुरली, आप इन ऑयल्स के अंदर नेचुरली आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, जो फैट सॉल्युबल आपके विटामिन होते हैं उनकी आपको अच्छी मात्रा आपको मिल जाती है। और जो ओमेगा फैट्स होते हैं वो तो आप नट्स, सीड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं रिफाइंड ऑयल्स की जगह। आप जो अपना ऑयल का जो आपका पोर्शन है उसको पूरा करने के लिए आप नट्स खा सकते हैं। आप बादाम का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा ड्रेसिंग्स वगैरह करने के लिए, और जो सैलड ड्रेसिंग्स वगैरह होती हैं उनकी, उसके अंदर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं रादर अनहेल्दी ऑप्शंस के। तो ये 3 चीज़ें हैं रिफाइंड फूड्स के अंदर, रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सीरियल, ये आपको कम इस्तेमाल करनी चाहिए, और ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। अब बारी आती है जो आपका अल्कोहल होता है। जो लोग बहुत एक्सेस में अल्कोहल लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और जो आपकी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। डिहाइड्रेशन बहुत अल्कोहल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में पैदा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो मेक श्योर कि आप साथ साथ उसके जो है हेल्दी लिक्विड्स जो आपके होते हैं, चाहे कोकोनट वाटर है या पानी का इंटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका पानी का इंटेक ज़्यादा हो। पॉसिबल हो तो आप अल्कोहल अगर नहीं ले तो बेहतर रहेगा। तो अल्कोहल कम का जब हम सेवन करते हैं तो वो जो जलन होती है, जो हमारे स्टमक में एसिड लेवल को बढ़ा देती है, उसकी वजह से हमारे जो एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, इस तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से डायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी हिट होती है, जो कि उसको इम्यूनिटी को कम करने का काम करती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है
जो आपके टेट्रा पैक जूसेस, सोडाज़, आपके कार्बोनेटेड जूसेस, ड्रिंक्स जो भी आपके आते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स जो भी आपके आते हैं, प्रिजर्व्ड चीज़ें जो पैकेट में बंद चीज़ें, डब्बा बंद चीज़ें जो आपकी आती हैं, इनका उपयोग कम से कम होना चाहिए। ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड चीज़ें आप ज़्यादा ऑप्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर जो आपके जूसेस वगैरह होते हैं, इनके अंदर शुगर की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो एक्स्ट्रा शुगर आप ले रहे होते हैं वो आपकी बॉडी में फर्मेंट होके बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से आपकी गैस, एसिडिटी और इस तरह की दिक्कतें, डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं आपको होने लगते हैं। तो इन चीज़ों का सेवन कम से कम होना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स आपको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मैदा से बनी चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। जो भी आपका अल्कोहल, जो भी चीज़ें आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन, जलन और डिहाइड्रेशन पैदा करती है, वो चीज़ें आपको कम से कम लेनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों को कट डाउन करने के साथ साथ आपको पानी का इंटेक अपना बढ़ाना है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। आपको आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा खाने को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उस पर ना पड़े, और इजीली चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएं। और थोड़ा वॉक करना, खाना खाने के 30 से 45 मिनट के बाद थोड़ा सा, जैसे बहुत लोग की आदत होती है खाना खाया बैठ के खाना खाया, टीवी देखने बैठ के खाना खाया, सो गए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। खाना खाने के 30 से 45 मिनट का गैप आपको देकर थोड़ा सा वॉक करना, या कुछ भी आप हल्का फुल्का अपना जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि फ़ैट का बिल्डअप आपकी बॉडी में कम होता है, और उस जो फ़ैट बिल्डअप आपकी बॉडी में हो रहा होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको उन अननेसेसरी फ़ैट को पचाने के लिए, या उसको यूज़ करने के लिए आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह की चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और इस वीडियो से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और थैंक यू सो मच।